हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेपर 1 यूजीसी पेपर 1 के बारे में। इसका सिलेबस क्या होता है, सारी डिटेल, कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, तो उससे पहले इंट्रो दे देती हूँ। तो मेरा नाम स्वाति रावत है और मैं ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ कॉमर्स में, और मैंने 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया है और 1 टाइम जीआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट में, और आई एम एन ऑनलाइन ट्यूटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के बारे में। तो मैंने बताया था 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और पेपर 1 आपका सेम होता है सबके लिए। ठीक है, तो इसका सिलेबस जो होता है वो हर कैंडिडेट के लिए सेम होता है। 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है पेपर 1, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है कि इस पेपर 1 में या पेपर 2 में कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 10 यूनिट्स आपकी इस पेपर में होती हैं बेसिकली। और ये पेपर क्यों होता है आपका, क्योंकि आपका यूजीसी मेनली किस चीज़ के लिए होता है आपका, एक तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए होता है, और दूसरा आपके अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ों के लिए आपका ये बेसिकली पेपर होता है। तो इसलिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आपकी टीचिंग एबिलिटी चेक करने के लिए होता है पेपर 1 में, और साथ साथ में आपका रिसर्च की जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपका एसएस या चेक करने के लिए पेपर 1 होता है। उसके अलावा आप कितने अच्छे से कितना आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हैं, कितने अच्छे से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके अलावा पीपल और इन्वायरमेंट के बारे में आपको कितना अवेयरनेस है अपने इन्वायरमेंट के बारे में। उसके अलावा हायर एजुकेशन में लर्निंग टीचिंग प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेने के लिए पेपर 1 होता है कि आपको इन सब के बारे में कितनी बेसिक नॉलेज है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं यूनिट 1 पे, जो कि है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे पहला है आपका, इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 5 क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपके ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, जिसमें आप कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ोगे। ठीक है, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव मेमोरी में रोट लर्निंग होती है, अंडरस्टैंडिंग में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, रिफ्लेक्टिव में आप क्रिएटिव हो जाते हो। ठीक है, तो इस तरीके की बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग की। फिर आप पढ़ोगे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आप अल्टीमेटली किसे पढ़ा रहे हो, लर्नर को, तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ना ज़रूरी है कि अडल्ट लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एडोलसेंट की क्या होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लर्नर होते हैं, तो उनके हिसाब से आपको पढ़ाना होगा। फिर आपका कौन से फैक्टर हैं जो आपकी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, तो टीचर होता है, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल आपको चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसके थ्रू पढ़ा रहे हो, मीडियम चाहिए। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। तो टीचिंग के मेथड क्या क्या हैं, पहला है जैसे आपका टीचर सेंटर्ड, जहाँ पे मेन रोल टीचर का होता है, सारे डिसीजन टीचर लेता है। फिर है आपका लर्नर, जो अभी रिसेंट चल रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट का मेन रोल होता है। ऑफलाइन है जहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते हैं। ऑनलाइन मेथड अभी कोविड के बाद आपका ज़्यादा है, जहाँ पे आपका आईसीटी का यूज़ होता है। अलग अलग ऐप्स बनाए गए हैं, एमएचआरडी ने भी स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सब डेवलप किए हैं आईसीटी के माध्यम से। ठीक है, उसके अलावा आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, किस तरीके से किसके रिसोर्सेज के थ्रू आप पढ़ाते हो। ट्रेडिशनल में सपोर्ट सिस्टम जैसे ब्लैक बोर्ड, मॉडर्न में आ जाएगा आपका प्रोजेक्टर वगैरह, और आईसीटी में आपका आ जाएगा वाइट बोर्ड। जैसे आप डायरेक्ट ऑनलाइन, ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको ऑनलाइन डायरेक्ट, तो ये आईसीटी के अंडर आता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो। फिर है आपका इवोल्यूशन सिस्टम, आप पढ़ा रहे हो तो लर्निंग आउटकम आपका क्या आ रहा है, कितना बच्चों को समझ आ रहा है, उसको चेक करने के लिए आपका इवोल्यूशन होता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कितने टाइप के इवोल्यूशन होते हैं। सीबीसीएस में क्या आपका इवोल्यूशन का सिस्टम होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में क्या होता है। ठीक है, तो ये भी जो सब आपकी इम्पॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड में ये है। फिर आपका सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि आप इसके थ्रू आप पीएचडी या एमफिल भी करते हो, तो आपके रिसर्च के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या रिसर्च का मीनिंग है, टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, सब। रिसर्च के मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया आपका, डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे होते हैं ऐसे मेथड्स। फिर इंपॉर्टेंट है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, बिगनिंग से लेके एंड तक आपकी रिसर्च कैसे चलती है वो होता है आपका स्टेप्स रिसर्च के। फिर थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, क्योंकि लिखने आपको थीसिस लिखनी पड़ती हैं, आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, उनके स्टाइल क्या होते हैं लिखने के, एपीए, एमपीए, ये पता होने चाहिए।
फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, टेक्नोलॉजी का रिसर्च में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे स्कॉलर करके आपका एक वेबसाइट है, वहाँ पे मतलब एक ऐप है गूगल स्कॉलर करके, वहाँ जाके आप रिसर्च पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं रिसर्च के फील्ड में जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। रिसर्च एथिक्स में आप पढ़ते हो वैल्यूज़, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप रिसर्च के लिए कर रहे हो, ताकि उसकी वैलिडिटी बनी रहे रिसर्च की, ठीक है। फिर है आपका कॉम्प्रीहेंशन, जहाँ पे आपको कॉम्प्रीहेंड करना है। एक क्वेश्चन दे देंगे आपको, इसमें से 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे ही। एक पैसेज दे देते हैं आपको, ठीक है, पैराग्राफ होते हैं उसमें बहुत सारे, और उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो ये चेक करने के लिए आप कितने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को, तो कितने अच्छे से आप इसको पैसेज को पढ़ के उसके आंसर्स दे सकते हो, तो वो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में है। फिर 4th यूनिट आता है आपका कम्युनिकेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के पर्सपेक्टिव से भी और रिसर्च के। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो भी आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हो तो भी कम्युनिकेशन आपको पता होनी चाहिए। मीनिंग क्या होता है कम्युनिकेशन, टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इंपॉर्टेंट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल क्या होते हैं। वर्बल में आ जाता है ओरल रिटर्न, नॉन वर्बल में आ जाते हैं आपके जेस्चर वगैरह। इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, और इम्पॉर्टेंट होता है आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन, जब भी आप अगर टीचर एज अ टीचर पढ़ा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पे आपको क्लासरूम को किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे क्लास के बच्चों से, लर्नर्स से, तो वो आपको आना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस में आपके क्या क्या बैरियर आते हैं, रुकावटें। लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, माइंडसेट के अकॉर्डिंग हो सकता है बैरियर आ जाएँ। फिज़िकल बैरियर आ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूरी पे आप पढ़ा रहे हो तो फिज़िकल बैरियर आ सकते हैं, तो ये कुछ टाइप के बैरियर होते हैं। फिर है आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी, इसमें आपका ओवरऑल कवर आएगा, ऐसा मतलब कि कम्युनिकेशन किस तरीके से सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है आपका। फिर आपका 5th यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आपके नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड्स रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, सिटिंग अरेंजमेंट ये आते हैं। और मैथमेटिकल से रिलेटेड फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज वगैरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपके मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन। फिर आपका यूनिट 6 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपका थियोरटिकल है, जो कि है आपका लॉजिकल रीजनिंग। थियोरटिकल है आपका, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, 5, 6, 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इसमें से। तो पहला है इसमें कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो इसमें कुछ आपको आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड ये सब पढ़ाया जाता है, जिसमें आप पढ़ोगे आर्ग्यूमेंट के फॉर्म, स्ट्रक्चर, कैटेगोरिकल, प्रपोजिशन, मूड, फिगर, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशन, डिनोटेशन के बारे में, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जैसे AIEO करके, AEIO करके ये बनता है आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये सब पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ोगे डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। उसके अलावा पढ़ोगे एनालॉजीज़ क्या होती हैं, कंपैरिजन करना, ठीक है, कंपैरिजन करना। उसके अलावा आप पढ़ोगे वेन डायग्राम, जिसमें मेनली आप सिलॉग्स वगैरह पढ़ते हो, सिलोगिज्म, जैसे ऐसे होते हैं ना स्टेटमेंट, ऑल ARB, सम ARB, इस टाइप के एग्जाम्पल। इंडियन लॉजिक, प्रमाण होते हैं। फिर आपके प्रूफ, प्रमाण मतलब प्रूफ, नॉलेज का क्या प्रूफ होता है, कोई भी आपको नॉलेज मिल रही है उसका क्या प्रूफ है, तो उसके अंदर बहुत सारे आपके पॉइंट है। प्रत्यक्ष प्रमाण, आपका अनुमान आ जाता है, उपमान आ जाता है, शब्द आ जाते हैं आपके, ठीक है, अर्थपट्टी, अनुपलब्धि, इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब से हम स्टार्ट करेंगे इन यूनिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ नॉलेज क्या होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर लास्ट है आपका स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान, स्ट्रक्चर और अनुमान के क्या काइंड होते हैं, अनुमान इनमें से आपका इंपॉर्टेंट है तो उसको डिटेल में बताएंगे। फिर उसके अलावा व्याप्ति क्या होती है, इनवेरिएबल रिलेशन, हेतवाभास क्या होते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग आपका बेसिकली थ्योरेटिकल है, सारा थ्योरी से रिलेटेड है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो डेटा को आपको इंटरप्रेट करना है, एक आपको डेटा दे देंगे, उसमें क्वांटिटेटिव फिगर्स, नंबर वगैरह दे देंगे, उसके बेस पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं, 5 क्वेश्चंस तो इसमें से आने ही आने हैं। बार चार्ट के थ्रू, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट ऐसे हो जाता है ना, पाई चार्ट दे दिया, हिस्टोग्राम का चार्ट दे दिया, उसमें क्वेश्चंस, फिर उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5, ठीक है। उस डायग्राम के थ्रू, कोई सा भी डायग्राम हो सकता है, उनको आपको सॉल्व करना है, वही आपको डेटा को इंटरप्रेट करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 5 क्वेश्चंस आपके फिक्स्ड होते हैं, तो कोशिश करना ये आपके हो ही जाएं सही सारे।
फिर आता है यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बताई दिया है मैंने, डिजिटल जैसे ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, तो कंप्यूटर से रिलेटेड या जो भी ऑनलाइन मीडियम से, इसमें जर्नल एब्रीविएशंस आएंगे आईसीटी की, जैसे कंप्यूटर की होती नहीं है शॉर्ट फॉर्म्स, एचटीएमएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, बीआईओएस क्या होता है, पीओपी क्या होता है, बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजी आ जाती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, इंटरनेट के बेसिक्स क्या होते हैं, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, सिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, असिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, ये सब। ठीक है, फिर आ जाएगा डिजिटल इनिशिएटिव हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में क्या डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे एमएचआरडी ने आपके बनाया है स्वयं प्रभा, जिसके थ्रू मूक वगैरह, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो अपनी। तो हायर एजुकेशन में क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने किए हैं वो। ठीक है, आईसीटी और गवर्नमेंट्स जो भी आपका इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं नए नए डेवलपमेंट के लिए। फिर आपका यूनिट 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग पीपल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं और किस तरीके से एनवायरनमेंट हमें इम्पैक्ट करता है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे आपके MDGs एंड SDGs, कुछ गोल बनाए जाते हैं, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ठीक है, हम लोग एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम लोग भी कुछ एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे हम। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज़, हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं और उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट में। जैसे कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें बंद हो गई थी, बाहर जाना बंद हो गया था, तो क्या पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो गया था और आपका इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक क्लीन हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या होते हैं आपके रीजनल लेवल पे, एनवायरमेंटल के आपके क्या क्या इशू होते हैं रीजनल ग्लोबल लेवल पे, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वेस्ट, सोशियो इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट होते हैं इन सब के। फिर पोल्यूटेंट्स के इम्पैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, जियोथर्मल। फिर नेचुरल हज़ार्ड्स वगैरह क्या होते हैं, डिज़ास्टर क्या होते हैं, उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, जो नेशनल वाइज कंट्री अपने बनाती हैं अलग अलग। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जो कि ग्लोबल लेवल पे बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपके बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके एक एग्रीमेंट करती हैं। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, NAPCC से नेशनल होता है, ये आपके ग्लोबल लेवल के होते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जहाँ पे सारी कंट्रीज़ आके एग्रीमेंट करती हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है। रियो समिट क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका इंडिया में हेडक्वार्टर है, 2016 में ये हुआ है अभी शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सारी कंट्रीज़ मिलके कम से कम एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए एग्रीमेंट करती हैं कि ओजोन को किस तरीके से आप डिप्लीट होने से बचा सकते हो। ठीक है, GHG ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किस तरीके से आप कम कर सकते हो। तो इन सब के लिए आपके यहाँ पे एग्रीमेंट्स या वो बनते हैं, है ना, ताकि कि आप सब इसके अंदर रह के अपना काम कर सकें और इन्वायरमेंट को अपने सेव कर सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा है आपका लास्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आपका ये ओवरऑल हायर एजुकेशन के बाद UGC एग्ज़ाम आप दे रहे हो, एक हायर लेवल एजुकेशन ही आप कर रहे हो, या तो आप असिस्टेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाओगे या आप रिसर्च करोगे, जो कि आपकी ये क्या कहाँ आते हैं, ये दोनों चीज़ें हायर एजुकेशन के लेवल पे आती हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो भी आप अभी इसके UGC के थ्रू करने वाले हो वो सब हायर एजुकेशन के अंदर आता है। तो आपको पता होना चाहिए हायर एजुकेशन का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। आपके हायर लर्निंग के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, जब पुराना इंडिया था हमारे पुराने वाले काल में, उस टाइम पे एजुकेशन किस तरीके से होती थी, कैसी कैसी यूनिवर्सिटीज़ थी। ठीक है, फिर आपका हायर लर्निंग किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है उसका, पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर 1945 किस तरीके से ग्रो हुआ है आपका हायर लर्निंग का एरिया। ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इंडिया में। ठीक है, ट्रेडिशनल किस तरीके थे, मॉडर्न क्या क्या लर्निंग प्रोग्राम आपके चल रहे हैं।
ठीक है। उसके अलावा आपका प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे इनके बारे में। उसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड जो भी आपके अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं इनके फील्ड में। प्रोफेशनल कोर्सेज़ अलग होते हैं, टेक्निकल। उसके अलावा वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल के एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पता होनी चाहिए आपको, वैल्यू एजुकेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे पॉलिसीज़, क्या क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं आपके हायर एजुकेशन में, किस तरीके से गवर्नेंस होता है आईसीटी के थ्रू, नए नए डिजिटल इनिशिएटिव एडमिनिस्टर किस तरीके से किया जाता है, एमएचआरडी किस तरीके से आपकी हायर एजुकेशन को एडमिनिस्टर करती है। जैसे हमारा जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट यूजीसी कराता है वो कंडक्ट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एमएचआरडी ने ही ये बनाए हैं। तो बाकी ये था ओवरऑल व्यू आपका। थोड़ी वीडियो मैंने जल्दी इसलिए रखी है, लंबी हो जाती। 10 यूनिट हमने इसमें पढ़े हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सेम होंगे सबके लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम, ये तो पेपर 1 से रिलेटेड था, नेक्स्ट वीडियो होगी पेपर 2 से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इससे हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।